हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम कैंपस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दें कि कुछ बच्चों के मैसेज आए हैं, कुछ लोगों ने सजेशन किया है कि हम जब अपने करंट अफेयर के सेशन को ले रहे हैं तो उसको थोड़ा स्टैटिक पोर्शन से जोड़कर चलें। हालांकि मैं ऐसा पहले भी करता हूं, जो जिस सब्जेक्ट का करंट अफेयर होता है उसकी अगर कोई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो हम आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन आज से एक स्पेसिफिक, यानी वो करंट अफेयर में हो या ना हो, एक ऐसी संस्था को, किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन को या किसी क्षेत्रीय संगठन को हम चर्चा का विषय बनाएंगे अपने सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का सेशन स्टार्ट होता है पॉलिटी से। आपको पता है कल लोकसभा और राज्यसभा में ड्रामा होता है। तो ड्रामे के पीछे के यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक होते हैं ये, खासकर जब कोई मुद्दा गंभीर हो जाता है। तो वर्तमान में जो मुद्दा है वो धन्यवाद प्रस्ताव से संबंधित है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण जो होता है वो किसी सत्र के प्रारंभ में, यानी जब नया साल प्रारंभ होता है उसका जो पहला सत्र पड़ता है उसके ठीक पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। इसके सिवा एक और कंडीशन होती है कि जब कोई नई सरकार बनती है उस समय भी राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद सरकार एक धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करती है, दोनों सदनों में प्रस्तुत करती है। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, ये सारे शब्द आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर प्रश्न बनता है कि धन्यवाद प्रस्ताव किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है और धन्यवाद प्रस्ताव के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, कि अगर वो अगर पारित नहीं हो पाता तो क्या होता है, इन चीजों को जब आप जोड़ के पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी कंक्रीट होगी, मजबूत होगी। ये समझिए कि धन्यवाद प्रस्ताव अगर लोकसभा में पारित नहीं हो, पहली बात तो ये कि ये दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है। दूसरी बात ये कि अगर धन्यवाद प्रस्ताव लोकसभा में पारित होने से रुक जाता है तो ये सरकार को असमर्थ बना देता है। यानी ये एक तरह की घोषणा होती है, एक तरह की मूक घोषणा होती है कि अब सरकार को इस्तीफा देना होगा। यानी धन्यवाद प्रस्ताव का लोकसभा में पारित होना आवश्यक होता है उस सरकार को कार्यकारी बनी रहने के लिए। आपको दूसरी बात बता दें कि अगर वही प्रस्ताव राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जाता है, वही धन्यवाद प्रस्ताव, लेकिन अगर राज्यसभा में किसी वजह से सरकार की हार होती है तो सरकार को इस्तीफा तो नहीं देना होता, लेकिन माना जाता है कि राजनीतिक रूप से सरकार की हार हुई है। यानी अगर राज्यसभा में बहुमत नहीं है सरकार का और उसे वहां पे हार झेलनी पड़ती है तो उसे केवल राजनीतिक रूप से ये दम झेलना पड़ता है कि उसकी हार हुई है। जबकि अगर लोकसभा में ये प्रस्ताव पारित नहीं होता तो सरकार को त्यागपत्र देना अनिवार्य हो जाता है। तो अभी जो वर्तमान घटनाक्रम है उसके पीछे क्या संकट है, किस तरह की बातें हैं, तो आपको पता है कल आज के पेपर में ये बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनी हुई हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री से निवेदन किया कि आप लोकसभा में मत आएं, क्योंकि लोकसभा में आपके साथ कुछ अप्रिय घटना घटने वाली है। आखिर अपने देश में किस तरह की अप्रिय घटना अपने देश के प्रधानमंत्री से अपनी लोकसभा में घट सकती है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री लोकसभा में नहीं आते हैं। हालांकि ये हमारी चर्चा का विषय नहीं है, फिर भी अगर विपक्ष बोलना चाहता है तो एटलीस्ट विपक्ष को बोलने की अनुमति तो सरकार को देनी चाहिए। फिर भी वो सब राजनीतिक मुद्दे हैं, वो हमारी चर्चा का विषय नहीं होने चाहिए। अभी जो हम बात कर रहे हैं धन्यवाद प्रस्ताव पे, धन्यवाद प्रस्ताव का जो संवैधानिक महत्व की बात करेंगे, संवैधानिक चर्चा की बात करेंगे तो संविधान के अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति संसद को संबोधित करते हैं। ये 87 के तहत, अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। अभिभाषण को बाद में धन्यवाद प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र और नए चुनाव के बाद पहले सत्र में इनको अभिभाषण करना होता है राष्ट्रपति महोदय को। इस प्रस्ताव का दोनों सदनों में पारित होना अनिवार्य नहीं है, केवल लोकसभा में पारित होना इसका अनिवार्य है। राज्यसभा में पारित होना अनिवार्य नहीं, लेकिन पारित तो होना चाहिए। आप भले हार जाते हैं लेकिन पारित होना चाहिए, ठीक है। चलिए, यह प्रस्ताव सरकार की नीतियों पर संसदीय स्वीकृति का प्रतीक है। यानी सरकार की नीतियां जो हैं, सरकार भविष्य में क्या करने वाली है, सरकार क्या कर रही है, इसकी अगर संसद स्वीकृति देता है, इसको इस तरह समझिए, संसद स्वीकृति देता है तभी आप सत्ता में बने रह सकते हैं। स्वीकृति देगा ही, अगर आपका बहुमत है तभी तो आप सरकार में है। तो एक तरह का ये बहुमत सिद्ध करने का तरीका भी है। राज्यसभा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया। यह सरकार के बहुमत का स्पष्ट संकेत है। आपको बता दें कि यहाँ पे एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी का अंतर है कि जनरली लोग कहते हैं संसद का जब राष्ट्रपति अभिभाषण करते हैं तो संयुक्त सत्र में अभिभाषण करते हैं। ये तकनीकी रूप से शब्दावली गलत है। संयुक्त सत्र जो है वो किसी विधेयक पर जिस पर लोकसभा और राज्यसभा के मध्य टकराव हो गया, यानी वो पारित नहीं हो पा रहे हैं, उनको पारित करने के लिए संयुक्त सत्र
को अधिदेशित किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यानी संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत इस संयुक्त सत्र की मेजबानी की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, जबकि जो ये राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, इसको तकनीकी रूप से असेंबल्ड टुगेदर बोलते हैं, साथ में समेकित होना कहते हैं। यानी दोनों सत्रों को साथ में समेकित करके राष्ट्रपति अभिभाषण करते हैं, यानी असेंबल्ड टुगेदर। ये जो संयुक्त सत्र है, ये संविधान के अनुच्छेद में वर्णित है 108 में, जबकि असेंबल टुगेदर शब्द का प्रयोग किया जाता है राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए। ये तकनीकी शब्दावली का विशेष अंतर है, जिसे आपको ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुलिस सुधार और डीजीपी नियुक्ति विवाद। न्यायपालिका का निर्देश। न्यायपालिका ने पहली बार निर्देश नहीं दिया, इसके पहले एक बहुत महत्वपूर्ण केस है पुलिस सुधारों में, प्रकाश सिंह केस 2006। डीजीपी का कार्यकाल कम से कम 2 वर्ष का होना चाहिए। यूपीएससी को 3 योग्य अधिकारियों की सूची प्रस्तुत करनी होती है, जिनके आधार पर कोई राज्य डीजीपी बनाता है। आपको बता दें कि एक बहुत गलत प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है अपने देश में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आड़े हाथों लिया है, और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि एक राज्य ये गलत कर रहे हैं जो एक्टिंग डीजीपी यानी एडहॉक डीजीपी से काम चला रहे हैं राज्य का। एक प्रशासनिक व्यवस्था में फेरबदल जैसा है, यानी कि एक जो प्रॉपर डीजीपी होगा वो अपनी शक्तियों का समुचित प्रयोग कर सकता है, जबकि जो एक्टिंग डीजीपी होगा, एडहॉक डीजीपी होगा, वो अपने निर्णयन में अपनी शक्तियों का संपूर्ण प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि राज्य सरकारों द्वारा एक्टिंग डीजीपी नियुक्त करने की प्रवृत्ति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि प्रकाश सिंह केस 2006 को ध्यान में रखते हुए किसी भी डीजीपी का कार्यकाल कम से कम 2 वर्ष का तो होना ही चाहिए। राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित करना और प्रशासनिक व्यवस्था की शुचिता को बनाए रखने के लिए ये कदम आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पर बात हो रही है भारत जीसीसी मुक्त व्यापार समझौते की। जो गल्फ कंट्रीज हैं उनका एक कॉपरेशन है, जिसके 6 सदस्य राष्ट्र हैं। इनकी जो गठन हुआ था, जीसीसी का गठन जो होता है वो 1981 में होता है। यह एक राजनीतिक और आर्थिक मंच है देशों का, इन 6 राष्ट्रों का, जिन्होंने इनका गठन किया है। इसके सदस्य देशों की बात करें तो सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन इसके सदस्य संस्थापक सदस्य हैं। इसका मुख्यालय, अगर जीसीसी के मुख्यालय की बात करेंगे तो ये सऊदी अरब में स्थापित है इसका मुख्यालय। भारत के साथ यूएई पहले ही एक ट्रेड डील कर चुका है, उसी ये जो समझौता हो रहा है, जीसीसी व्यापार मुक्त समझौता हुआ है, इसमें वही जो यूएई के साथ भारत की ट्रेड डील थी वही इसका आधार बनती है। और भारत इस वक्त कई राष्ट्रों से, मदर ऑफ ऑल डील यूरोप के साथ भारत करता ही है, सीधे 27 राष्ट्रों से एक साथ एक डील कर लेता है, और इधर गल्फ कंट्रीज से कर रहा है। आपको बता दें कि गल्फ कंट्रीज का महत्व भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा कि ट्रंप के टैरिफ वॉर के चक्कर में हमने घोषणा की है कि हम धीरे धीरे रूस के साथ जो ऊर्जा व्यापार है उसको प्रतिबंधित करेंगे, उसको कम करेंगे। तो ऐसे में हम किसी एक राष्ट्र पर निर्भर नहीं हो सकते। हमने हमेशा बहुध्रुवता की वकालत की है। इसी क्रम में हम गल्फ कंट्रीज से अपने ऊर्जा आयात का लगभग 27% हिस्सा इनसे लेते हैं, गैस और तेल का। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीज हैं। साथ ही ये भारत के लिए एक बड़ा बाजार है। भारत के 90 लाख से अधिक प्रवासी जिनसे रेमिटेंस प्राप्त होता है भारत को, वो इन कंट्रीज में रहते हैं। तो उन सबकी भी सुरक्षा और उन सबके भी अधिकारों को संरक्षित करने के लिए ये भारत जीसीसी मुक्त व्यापार समझौता बहुत महत्वपूर्ण रोल अपना प्ले करने वाला है। टर्म ऑफ रेफरेंसेस यानी कि जो शर्तें हैं इस प्रणाली को पूरी होने के लिए, इस समझौते को लागू होने के लिए जो शर्तें हैं, उन पे व्यापार सुगमता बढ़ेगी, उन पे हस्ताक्षर हो गए हैं, जिससे द्विपक्षीय संबंध भी इन राष्ट्रों के मध्य मजबूत होंगे। द्विपक्षीय नहीं, बहुपक्षीय संबंध यहाँ पर उचित टर्मिनोलॉजी होगी, क्योंकि भारत के साथ अन्य 6 राष्ट्र भी हैं जो जीसीसी के सदस्य हैं। हमने आपको बता दिया कच्चे तेल का 27% हिस्सा जीसीसी देशों से पूरी होती है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। भारत अमेरिका व्यापार समझौता। आपको पता है कि भारत के साथ अमेरिका की ट्रेड डील जो है वो पीयूष गोयल ने बताया है कि संभवतः मार्च में वो डील फाइनल हो जाएगी।
उस डील के मद्देनज़र अमेरिका ने तत्काल प्रभाव से भारत के ऊपर लगे हुए 25% का जो पेनल्टी थी, उसे तुरंत समाप्त कर दिया, जबकि जो 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ था, उसमें से मात्रा कम करके उसे 18-19% पे कर दिया, 18% पे कर दिया है। तो सरकार इसे अपनी उपलब्धि के रूप में जोड़ रही है। विश्लेषक इसे तमाम तरह से विश्लेषित कर रहे हैं। देखना ये होगा, क्योंकि आपको पता है कि इस डील से कहीं न कहीं चीन को झटका लगा है और भारत के लिए आवश्यक है कि जब यूरोप के सारे देश चीन की तरफ देख रहे हैं, कनाडा चीन की तरफ देख रहा है, खुलेआम बयानबाजी चल रही है चीन के पक्ष में, तो ऐसे में आवश्यक था ये भारत के लिए कि चीन को काउंटर किया जाए। अमेरिका के लिए तो ये आवश्यक था ही, लेकिन ये विन-विन रणनीति का हिस्सा हो सकता है। विन-विन रणनीति का हिस्सा होना कहना गलत है, बल्कि विन-विन रणनीति का हिस्सा है। सबसे बड़ी बात, भारत जिस जिद पर अड़ा हुआ था कि हम अपने डेयरी और कृषि उद्योगों को आपके लिए नहीं खोलेंगे, तो भारत ने उनको नहीं खोला है। यानी उनको इस जो व्यापार समझौता है, जो ट्रेड डील है, उससे भारत अपने इन क्षेत्रों को बचा ले गया है। इनको बचाने के साथ भारत ने कहा है कि हम बाकी क्षेत्रों में आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। आपको बताएँ कि भारत का जो रत्न उद्योग है, फार्मास्यूटिकल्स हैं या जो हमारा क्लॉथ उद्योग है, यानी कपड़ा उद्योग है, ये अमेरिकी बाज़ार पे बहुत ज़्यादा इनकी निर्भरता थी, जिसकी वजह से आपने हाल ही के दिनों में, जब से ये टैरिफ वॉर स्टार्ट होता है, पूरे 20 दिन की कहानी में आप देख पाएँगे कि भारत के इंडियन स्टॉक मार्केट में किस तरह की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि इस घोषणा के बाद स्टॉक मार्केट में एक अच्छा स्टेबल सिचुएशन देखने को आप मिल सकती है हमको। चलिए, समझौते का प्रथम चरण, द्विपक्षीय व्यापार समझौते के बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट के पहले चरण पर मार्च 2026 तक हस्ताक्षर होने की संभावना है। भारत अमेरिका के लिए एक विशाल उपभोक्ता बाजार है। भारत अमेरिका के लिए विशाल उपभोक्ता बाजार है, जबकि अमेरिका भारत के लिए सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था अब तक। आगे की स्थिति देखने लायक होगी। वर्तमान में भारतीय वस्तुओं पर लगभग 50% शुल्क लगता है, ये तो अब खत्म हो चुका है, फिर भी समझौते के बाद ये घटकर 18-19% तक आ सकता है। इसको तत्काल प्रभाव से ट्रम्प ने खत्म कर दिया था। ये चर्चा का विषय होना ही नहीं चाहिए, बस आपको जानकारी के लिए यहाँ लिखा हुआ है। अर्थव्यवस्था और वित्तीय सुधार में आते हैं हम, और हम पहुंच रहे हैं नया आयकर अधिनियम 2025। पुराना अधिनियम जो था, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में होता है, जो जटिल भाषा और प्रावधान, क्योंकि उस वक्त हम जस्ट गुलामी की जंजीरों को तोड़ के बाहर आते हैं, तो उस वक्त हमारी जो अ, भाषा थी, हमारे उस एक्ट की भाषा, वो काफ़ी जटिल है, आम लोगों की समझ से बाहर है, जबकि प्रशासनिक अधिकारियों को भी बहुत सारे लूप होल का सामना करना पड़ता है इस एक्ट को लागू करने में। कई बार कोर्ट के सामने प्रशासनिक अधिकारी अपने किए गए सही कृत्यों को भी साबित नहीं कर पाते हैं। इस एक्ट में ऐसे-ऐसे लूप होल हैं, जिनकी वजह से उन्हें शर्मिंदगी बर्दाश्त करनी होती थी। तो सरकार ने इसमें परिवर्तन का जिद ठानी और 1 अप्रैल 2026 से नया आयकर अधिनियम लागू होने वाला है। सरलीकरण, कर की भाषा को सरल और सुबोध बनाया गया है, ताकि आम लोग भी इसको समझ सकें। अनुपालन सुगमता, सीबीडीटी द्वारा करदाताओं के लिए इजी कंप्लायंस स्टार्ट किए गए हैं, ताकि सुगमता हो सके। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो है, वो उसका उद्देश्य कर प्रणाली को पारदर्शी और करदाता अनुकूल बनाना है, जिसके लिए इस नए अधिनियम को लाया जा रहा है। भारत टैक्सी और सहकारिता आंदोलन, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। खासकर यूपी पीसीएस में अगर इस पर प्रश्न बनता है, तो वो बनता है कि इसको, यानी कि इसका शुभारंभ किसने किया। इसका शुभारंभ आपको ऑप्शन कंफ्यूज कर सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, या भारत के गृह मंत्री ने किया, या भारत के ट्रांसपोर्ट मंत्री यानी कि नितिन गडकरी ने किया, या भारत के राष्ट्रपति ने किया। तो ये अपने आप में बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। हालांकि इसका जो शुभारंभ है, वो देश के सहकारिता मंत्री अमित शाह करते हैं। आपको बताएं, भारत ने सहकारिता आंदोलन को दिशा देने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए, भारत में एक सहकारिता मंत्रालय का गठन 2021 में कर दिया है। इसी तरह के छोटे छोटे फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। 2021 में सहकारिता मंत्रालय का गठन होता है। भाग 9 बी के बारे में बात करिए आपने सुना होगा भाग 9 जो हमारी पंचायतों से संबंधित है, जबकि भाग 9 ए नगर पालिका से संबंधित है। वहीं पर भारत ने 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011 के माध्यम से भाग 9 बी एक नया आर्टिकल जोड़ दिया है, एक नया भाग जोड़ दिया है, जिसमें सहकारिता से संबंधित प्रावधान है कि इसके बोर्ड का गठन किस तरह से होगा, चुनाव प्रणाली क्या होगी, कितने सदस्य होंगे, कौन कौन योग्यता होगी, ये सब तमाम बातें इसमें जोड़ी गई हैं। और आपको बताएं कि ये जो 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011 था, इसके माध्यम से
आर्टिकल 19 में सहकारिता आंदोलन को सहकारिता को जगह दी गई। डीपीएसपी में जगह है ही, आपको पता है। सहकारिता की सरकार का ये कार्य होगा कि वह सहकारिता को प्रेरित करे। इसी क्रम में भारत टैक्सी सहकारिता मॉडल देश का पहला सहकारिता आधारित परिवहन प्लेटफॉर्म। संवैधानिक आधार बता ही चुके हैं हम आपको, 2011 अनुच्छेद 19(1)(c) सहकारी समितियां बनाने का मौलिक अधिकार, जबकि 43 टीपीएसपी राज्य सहकारी समितियों को बढ़ावा देगा। आपको बताएं, ये जो भारत टैक्सी सेवाएं हैं, इसमें जो ओला उबर जैसी कंपनियां हैं, ये लंबा कमीशन, लगभग मैंने एक ड्राइवर से पूछा था, उसने मुझे बताया कि लगभग 25-27%, यानी 100 रुपये अगर उनका भाड़ा बनता है तो उसमें 27 रुपये लगभग कंपनियां ले लेती हैं। ये मैंने एक बाइक वाले राइडर से पूछा था, कार वाले का इतना आइडिया नहीं है। तो 27 रुपये कंपनियां ले लेती हैं, जो एक बड़ा अमाउंट है। तो इसी क्रम में भारत टैक्सी और सहकारिता आंदोलन को खड़ा किया गया है। इसमें मालिक वो स्वयं का ड्राइवर, कोई नियोक्ता मतलब कोई कर्मचारी नहीं होगा, सब अपने आप में मालिक होंगे, यानी जो टोटल लाभ होगा उसका वितरण सब में होगा। इसको आप समझ सकते हैं अमूल का उदाहरण लेके। अमूल जो हमारी दुग्ध उत्पादक कंपनी है, वह एक सहकारिता आंदोलन का ही बीज है, जो इतना बड़ा आज वैश्विक नाम बन चुका है। आपको बताएं कि ये जो सहकारिता बोर्ड होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 21 से अधिक नहीं हो सकती, यानी 21 सदस्य हो सकते हैं। 21 सदस्यों में भी 21 सदस्यों को ही समझिए आप कि 21 सदस्य टोटल हो सकते हैं, जिसमें कम से कम एक SC/ST का सदस्य होना चाहिए, कम से कम 2 वोमेन होनी चाहिए, ठीक है। ये 21 अधिकतम 21 हो सकते हैं, उसमें कम से कम एक SC/ST का और कम से कम 2 महिलाएं होना आवश्यक है। इसके साथ ही 2 विशेष सदस्य आमंत्रित किए जाते हैं। ये सदस्य वित्तीय ज्ञान या इस तरह के ज्ञान से युक्त होते हैं। इनका लेकिन इनको वोटिंग राइट नहीं होता है। आपको बता दें, इनकी भी संख्या निश्चित है कि इनकी अधिकतम संख्या 2 ही हो सकती है, लेकिन इनको वोटिंग राइट नहीं होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को, ये फैक्ट आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये जो विशेषज्ञ सदस्य हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 2। पर्यावरण के संबंध में आज हम जो चर्चा करेंगे वो है प्लास्टिक सर्कुलर इकोनॉमी। आज के पेपर में सर्कुलर, प्लास्टिक सर्कुलर, ये जो लिखा हुआ है प्लास्ट इंडिया 2026, बहुत बड़ी कंपनी है भारत की, भारत के बहुत बड़े मतलब प्लास्टिक उद्योग का एक नेता तरह से है। तो जो सर्कुलर इकोनॉमी होती है, उसमें ये होता है कि रीयूज किया जाता है, कोशिश की जाती है कि कोई जो प्रोडक्ट है उसका कितना अधिकतम रीयूज किया जा सके, ताकि उसकी जो जो इकोनॉमी में पर्यावरण का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको न्यून किया जा सके, जबकि उसको इकोनॉमी में यूज किया जा सके। सर्कुलर इकोनॉमी यह एक ऐसा आर्थिक मॉडल है जिसमें कचरे को न्यूनतम किया जाता है और संसाधनों को बार बार पुनर्चक्रित किया जाता है। यह पारंपरिक रैखिक मॉडल उत्पादन उपभोग कचरा का विकल्प है, ठीक है। PMJUGA जनजातीय विकास अभियान, आपको बताएं कि 2024 और 25 के बजट में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की घोषणा की गई थी। ये प्रश्न यूपीपीसीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की घोषणा किस बजट में की गई थी? तो इसकी घोषणा 2024-25 के बजट में की गई थी। इसका उद्देश्य तक क्या था? 63,000 जो भारत के जनजातीय प्रभावित 63,000 गांव हैं, उनको उन्नत करना, उनमें जनजातीय पर्यटन विकसित करना, आदिवासी संस्कृति। आपको पता है आजकल ये कल्चर यानी कि होम स्टे कल्चर बहुत तेजी से लागू हो रहा है, बहुत तेजी से फैल रहा है। लोग होम स्टे को प्रेफर कर रहे हैं, अपनी कंफर्ट को ध्यान दे रहे हैं। होटलों से ज़्यादा अब लोग होम स्टे की तरफ बढ़ रहे हैं। उसी में जनजातीय ये जो ग्राम योजना है, इसमें भी जनजाति लोग अपनी जो जिस तरह की आप फोटो को देख पा रहे हैं, कुटी है पीछे, मिट्टी के दीवारें हैं, लकड़ी के वो छज्जे लगे हुए हैं जिसमें लकड़ी है, ऊपर पुआल लगा हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें वो लोग डेवलप करते हैं, उसको अच्छे से सजा के रखते हैं। जो बाहरी पर्यटक आते हैं, हम आप या विदेशी पर्यटक जब यहाँ इन इलाकों में घूमने जाते हैं, तो यहाँ पे वो होम स्टे लेते हैं, इनका पारंपरिक फूड ग्रहण करते हैं, यानी इनके जो खाना बनाने का तरीका है, मिट्टी पे खाना बनाते हैं या सीधे आग पे भोजन सेकते हैं, उस तरह से हम इनके भोजन को ग्रहण करते हैं। और इनके टूरिज्म को विकास करने में, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार की योजना निश्चित रूप से सफलता की तरफ बढ़ रही है। इसके अच्छे संदेश, इसके अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत जनजातीय क्षेत्रों में आवास विकास योजना शुरू की गई है। जनजातीय समुदायों का समावेशी विकास सुनिश्चित करते हुए उनकी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित रखने का उद्देश्य भी इसी योजना का एक उद्देश्य है।
यूपी विशेष, उत्तर प्रदेश स्पेशल में आज के पेपर में है चाइनीज माझा प्रतिबंध। आपको बताएं कि चाइनीज माझा जो होता है उस पे कांच के या किसी मेटल लोहे जैसी किसी धातु का बुरादे को लगाया जाता है, जिससे उसकी मजबूती, उसकी तन्यता बढ़ जाती है, और जब वो किसी व्यक्ति के या किसी पक्षी के गर्दन के आसपास या कहीं इसी जगह पे लगता है तो वो इतना मजबूत होता है तो गर्दन को काटने की क्षमता रखता है। आपको बताएं कि इससे जो हमारा पक्षी हैं, हमारा जो इन्वायरमेंट है इससे बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। कई बार पक्षी उड़ते हुए होते हैं और ये मांझा उनसे टकराता है, उनको काट देता है। इसके सिवा मानव जीवन के लिए भी ये खतरा बन गया है। आपको बताएं 2017 से ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो एनजीटी है उसने इसको बैन करके रखा है। कई राज्यों में पहले से ही यह पूर्णतः प्रतिबंधित है। उत्तर प्रदेश ने एक विशेष कठोर एक्शन लेते हुए, यानी कि कड़े, अगर इस मांझे से किसी की जान जाती है तो इसको हत्या की श्रेणी में रखा है। माना है उत्तर प्रदेश सरकार ने कि अगर इस मांझे का प्रयोग करते हुए आपके द्वारा किसी की जान जाती है तो इसे माना जाएगा कि आपने हत्या की है। यानी भारतीय आईपीसी 302 नया जो बीएनएस आ गया है उसके अकॉर्डिंग कुछ अन्य 302 के तहत आप पे ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाएगा अगर आपने इसका प्रयोग किया है। तो ये कठोर एक्शन निश्चित रूप से सराहनीय है। उत्तर प्रदेश सरकार ने चाइनीज मांझा से होने वाली मृत्यु को हत्या की श्रेणी में रखने का निर्देश दिया है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण कानूनी कदम है जो सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पहले से ही कई राज्यों में इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। किसने प्रतिबंध लगाया है? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2017 से इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। धातु मिश्रित मांझा घातक है, पक्षियों मनुष्यों के लिए खतरनाक है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। साथ ही जो पशु क्रूरता अधिनियम है उसकी भी चीजों को ये उल्लंघन करता है, जिसकी वजह से इसमें दंड का प्रावधान आवश्यक हो जाता है। आज का लास्ट टॉपिक कला और संस्कृति से संबंधित। जम्मू और कश्मीर में खोज होती है। ज्ञान भारतम पहल आपके हम पहले इस पर चर्चा कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर में 33,858 दुर्लभ पांडुलिपियों की पहचान की गई है। इनमें संस्कृत, फारसी और क्षेत्रीय भाषाओं के रचित अमूल ग्रंथ शामिल हैं। आपको ज्ञान भारतम पहल के बारे में बताएं कि नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स एनएमएम की शुरुआत 2003 में हुई थी। इसका उद्देश्य दुर्लभ हस्तलिखित ग्रंथों का संरक्षण और डिजिटलीकरण करना है। चलिए आज का सेशन इसी के साथ समाप्त होता है। मिलते हैं हम आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।